एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब लोग? कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? यस 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 यस, कैसे हो सब लोग? गुड आफ्टरनून गाइस। चलो, तो सारी होली होली सब खत्म हो चुकी है और हम लोग वापस से आ गए बैक ऑन ट्रैक, है ना। मस्त होली खेली मैंने कल। और जैसा मैंने आप लोगों को दिन बताया था कि हमेशा कोई ना कोई पक्का कलर लाता है। इस बार मैं नहीं थी और इस बार किसी ने तो पक्का कलर में लाया है और इसलिए सब जगह लाल लाल हो गया है। ठीक है, बाकी तन्वी, हुजैफा, राम ललित, प्रीति, क्रिकेटियन, यस, गुड आफ्टरनून। चलो प्रीति, गुड मॉर्निंग नहीं, आफ्टरनून हो गई है, उठो अभी। हाँ चलो, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, एक नंबर। यस, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोडक्शन शुरू किया था, इफ रिमेम्बर, है ना। एक बार फटाफट से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है एंड एज सुन एज आई रिज्यूम अपना जो फेस टू फेस है, ठीक है, तो हम लोग फटाफट से क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना। यस, चलो गाइस, ऑलराइट। हाँ, जेम्स बेट्स और जे.आर. पार्किंसन ने क्या बोला था? प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है जिसमें हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो प्रोडक्शन बेसिकली क्या करता है? यूटिलिटी क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है गाइस? यूटिलिटी क्रिएट करता है, करेक्ट है, राइट, याद आ रहा है सबको। उसके बाद अब यूटिलिटी हम लोगों ने 4 तरह की पढ़ी थी, मैंने आपको इसमें 4 सितारे लगवाए थे। मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इसमें सवाल हमेशा आता ही है। पहला है फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है, जिसमें आप एक चीज का फॉर्म कन्वर्ट कर देते हो। दूसरा है प्लेस यूटिलिटी, जिसमें आप कोई भी गुड्स को एक वैसी जगह से लेके आते हो जहां पर उसका कोई काम नहीं है और वैसी जगह पर लेके चले जाते हो, वहां रख देते हो जहां पर वो यूज हो सकती है, करेक्ट है। जैसे अपनी क्रॉप्स जो ग्रो होती है, वो खेतों में कोई काम नहीं है उसका, लेकिन सब्जी मंडी में उसका काम है। टाइम टाइम यूटिलिटी मतलब आप गुड्स को ऐसे समय पर सप्लाई कर रहे हो जहां पर वो जनरली सप्लाई होना ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोल्ड स्टोरेज के गुड्स, ठीक है, वो ऐसी जगह पर ऐसी समय पे भी मिलते हैं जब वो जनरली गुड्स उगते नहीं है। जैसे एप्पल्स है, एप्पल्स अपने सेब फल जो होता है वो साल भर बिक रहा है, क्यों? क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में चल रहा है। उसके बाद पर्सनल यूटिलिटी, पर्सनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि भाई अपनी पर्सनल स्किल्स करके यूज करके अगर आप कोई भी यूटिलिटी वांट सेटिस्फाई करते हो किसी की, जैसे टीचर है, डॉक्टर है, सीए है, वो स्किल्स यूज कर रहा है, उसको कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, वो अपनी स्किल्स यूज करके किसी को सेटिस्फाई करता है, तो पर्सन हो जाएगी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पढ़े थे, 2 होता है, नेचुरल और मैन मेड, या फिर नेचुरल ह्यूमन। नेचुरल कौन सा होता है? लैंड, पर ह्यूमन कौन सा होता है? लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ऐसे 4 फैक्टर्स होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर है सबको? यस, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं लैंड की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं लैंड की, तो लैंड बेसिकली गिफ्ट ऑफ नेचर होता है। तो हमने इसके फीचर्स क्या पढ़ते हैं? गिफ्ट ऑफ नेचर, फिक्स्ड होता है क्वांटिटी में। अब बताओ, जल्दी से बताओ, लैंड का सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होता है या फिर इलास्टिक होता है? कैसा होता है सप्लाई? व्हाट इज द सप्लाई ऑफ, व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ लैंड? जल्दी से बताओ। यस यस यस, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। विराट कोहली, ये तुम रोज ये बात बोलने क्यों आते हो, बताओ मुझे। हाँ, ये लड़का रोज ये बात बोलने आ रहा है। हाँ, इंस्पायर एकेडमी पे है मैम। चलो बताओ। यस, करेक्ट, परफेक्टली इनइलास्टिक। क्यों? अगर हम पूरी इकोनॉमी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि पूरे वर्ल्ड में अगर कोई प्रोडक्ट है, लेट्स से गेहूं, और उसकी प्राइस बढ़ जाए, तो हम जनरली सप्लाई क्या बोलते हैं? अगर प्राइस बढ़ती है सप्लाई बढ़ जाता है। तो अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें और पूरे वर्ल्ड में अगर गेहूं की प्राइस बढ़ गई, तो क्या आप लैंड का सप्लाई बढ़ा दोगे? नहीं बढ़ सकता ना मैम, धरती पे जितनी जगह है उतनी रहेगी। पर अगर हम एक पर्टिकुलर कंपनी की बात करें और उसको मालूम है कि अरे यार गेहूं का प्राइस बढ़ रहा है, तो मैं भी थोड़ा ज्यादा लैंड खरीद लेता हूँ, तो उससे क्या होगा? मैं ज्यादा प्रोडक्शन कर पाऊंगा और मैं ज्यादा सप्लाई कर पाऊंगा। तो एक पर्टिकुलर कंपनी ऐसा कर सकती है क्या? यस। तो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बात करेंगे तो लैंड का सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है। यू कैन नॉट चेंज, यू कैन नॉट इंक्रीज लैंड बिकॉज प्राइस बढ़ रही है।
लेकिन अगर हम एक कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फिर ऐसे केस में अगर प्राइस बढ़ेगी तो एक कंपनी अपना लैंड का सप्लाई बढ़ा सकती है। लैंड परमानेंट होता है, लैंड की जो पावर है वो सॉइल की फर्टिलिटी पे डिपेंड करती है। सॉइल जितना फर्टाइल होगा उतना लैंड ऑफ कोर्स पावरफुल होगा। लैंड इमूवेबल होता है, मतलब मोबाइल नहीं होता, मूवेबल नहीं होता है, लैंड एक ही जगह रहेगा, आपको वहां जाना पड़ेगा। लैंड जो है वो ह्यूमन फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है। लैंड खाली कुछ काम करे अगर उस पर ह्यूमन बीइंग सही तरीके से काम नहीं करे तो। और दो लैंड जो होते हैं वो अलग हो सकते हैं, कोई भी दो लैंड सेम नहीं हो पाएंगे। ये हम लोगों ने किस में पढ़ लिया था मेरी जान? फीचर्स में। याद आ गया सबको? उसके बाद हमने लेबर पढ़ा था। लेबर का बेसिकली मतलब क्या होता है? जब आप फिजिकल एक्सर्शन करते हो, मेहनत करते हो या फिर मेंटल एक्सर्शन करते हो, उसको हम लेबर बोलते हैं। मतलब अगर कोई आईआईएम ग्रेजुएट है, ठीक है, किसी ने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया है, और अगर वो भी कहीं काम कर रहा है तो मेंटल एक्सर्शन करेगा, तो उसको भी हम लेबर बोलेंगे। और अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे पत्थर तोड़ रहा है तो उसको भी हम लेबर बोलेंगे, क्योंकि चाहे फिजिकल एक्सर्शन हो मेंटल एक्सर्शन हो, वो लेबर माना जाएगा। अब लेबर में क्या जरूरी है? ह्यूमन एफर्ट जरूरी है, ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग्स की एफर्ट जरूरी है। पेरिशेबल होता है, मतलब एक इंसान एक दिन में कुछ समय काम करके थक जाता है, वो मशीन जैसे काम नहीं करता। वीक बार्गेनिंग पावर है, मतलब लेबर कंपनी ज्यादा बहुत बार्गेन नहीं कर सकता, क्योंकि और फिर भी लेबर लॉ थोड़ा प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल्फ सोर्स, लेबर को उसकी स्किल से आप अलग नहीं कर सकते। अगर आपको कोई स्किल चाहिए तो आपको उस लेबर को हायर करना ही पड़ेगा। वेरिएशन, अलग अलग तरह के लेबर होते हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। प्रोडक्टिविटी, हर तरह का लेबर प्रोडक्टिविटी में अलग हो सकता है। जैसे मैं कम समय में ज्यादा काम कर सकती हूँ, कुछ लोग ज्यादा समय लेते हैं छोटा सा काम करने के लिए, तो प्रोडक्टिविटी अलग हो सकती है। और इसकी रिलेशनशिप वेजेस के साथ कैसी रहती है? दो तरह की होती है, हमने पढ़ा था। एक होती है डायरेक्ट और एक होती है रिवर्स। याद आ रहा है सबको? डायरेक्ट और रिवर्स, ठीक है। हम्म डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है? अगर वेजेस बढ़ेगी तो लेबर सप्लाई भी बढ़ा देंगे, वेजेस गिरेगी तो लेबर सप्लाई भी गिरा देंगे। इनडायरेक्ट है, इनवर्स रिलेशनशिप कैसी होती है? रिवर्स रिलेशनशिप कैसी होती है कि अगर वेजेस बढ़ेगी ना तो लेबर कम समय के लिए आना रहेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि मैं अपना तो बचा हुआ टाइम चिल करूं, ज्यादा टाइम स्पेंड करूं अपनी लाइफ में, थोड़ा घूमूं फिरूं, वेजेस तो ज्यादा मिल ही रही है। तो उल्टा हो जाता है कि वेजेस बढ़ रही है तो वो अपना काम और कम कर देगा, सप्लाई गिरा देगा। और एक ही होता है कि अगर वेजेस कम हो गए तो सप्लाई बढ़ा देगा, सो दैट वो ज्यादा मेहनत करे तो थोड़ा पैसा बढ़ जाए। याद आ गया क्या सबको? बहुत अच्छे से। यस। चलो अब हम आते हैं लैंड वर्सेस कैपिटल पे, ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनना। लैंड और कैपिटल का जो डिफरेंस बिटवीन है वो आता है, ठीक है। तो सब लोग इस पे भी 4 सितारे लगाएंगे, ठीक है। सब लोग इस पे 4 सितारे लगा लो फटाफट से। झट झट पट पट फटफट लगाया सबने? चलो, सबसे पहले लैंड जो है वो क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, करेक्ट है। लेकिन कैपिटल जो है वो मैन मेड है, तो इट्स अ ह्यूमन रिसोर्स, करेक्ट है। पैसा मनी रोकड़ा बना कौन रहा है? एक आदमी बना रहा है ना। तो लैंड कैसा रिसोर्स हो गया? नेचुरल। पर कैपिटल कैसा रिसोर्स हो गया? मैन मेड। पहला, लैंड जो है वो परमानेंट होता है, ठीक है, लैंड परमानेंट है, लैंड डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अगर तुम बम भी गिरा दो ना तो भी लैंड डिस्ट्रॉय नहीं होगा। हाँ, लैंड पर अगर आपने कुछ उगाया है, कुछ बिल्डिंग खड़ी की, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी पर लैंड डिस्ट्रॉय नहीं होगा। आ रही है क्या बात समझ में? लेकिन कैपिटल जो है वो पेरिशेबल होती है, वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है, ठीक है, वो कुछ समय तक ही रहती है फिर वो खत्म हो जाती है। क्लियर है? उसके बाद लैंड में मोबिलिटी पॉसिबल नहीं, मतलब इमूवेबल होता है। लेकिन कैपिटल में मोबिलिटी होती है, मतलब वो मूवेबल होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है। लैंड की क्वांटिटी फिक्स्ड है ना। अगर हम एक पूरी इकोनॉमी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पूरे देश पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो लैंड की क्वांटिटी फिक्स्ड है। आप अर्थ को नहीं बोल सकते हो कि अर्थ हमको तो ज्यादा जमीन चाहिए क्योंकि हमें प्रोडक्शन ज्यादा करना है, नहीं कर सकते। लेकिन कैपिटल तो आप बढ़ा सकते हो, आपको करना क्या है? आरबीआई में प्रिंट ही तो करना है। आपने मूवी देखी है एक वो सीरीज आई है फर्जी? फर्जी देखिए। अब मुझे मालूम है यहाँ बच्चे बोलेंगे मैम हमको टाइम ही नहीं है, पढ़ना पड़ता है। हाँ, फर्जी देखिए, फर्जी शाहिद कपूर की आई है फर्जी। हम्म
आरजी में वो क्या करता है, नोट प्रिंट करने लगता है ना, क्या करता है, नोट प्रिंट करने लगता है शाहिद कपूर, ठीक है, खुद से वो नोट बनाता है, और वो बहुत बड़ा डिजाइनर होता है, उसको आर्टिस्ट बोलते हैं उस मूवी में, तो इतना बड़ा डिजाइनर होता है कि वो नोट प्रिंट करने लगता है। तो अब द पॉइंट इज कि आप करेंसी क्रिएट तो कर पा रहे हो ना, कैपिटल क्रिएट तो कर पा रहे हो ना, हाँ, उससे दूसरी प्रॉब्लम हो रही है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, वो प्रॉब्लम्स अलग है, पर आप क्रिएट तो कर पाते हो ना, तो कैपिटल कैन बी इंक्रीज्ड। क्लियर है सबको? यस। अब रेंट फ्रॉम लैंड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, अगर आप लैंड को रेंट पे लेते हो तो जगह के हिसाब से रेंट जो है वो बदल जाएगा, लेकिन अगर आप कोई भी बैंक से लोन लोगे तो करीब करीब जो इंटरेस्ट है वो सेम ही रहेगा। करेक्ट है? तो आप, या फिर अगर हम बोले कि अगर आप कैपिटल लगाते हो, ठीक है, आपकी कंपनी में बैंक से लेके, तो आप कोई भी बैंक से लो, आपको उसका रिटर्न सेम ही मिलेगा, चाहे एसबीआई से लोन लो तो भी आप उतना ही प्रॉफिट कमाओगे, आप आईसीआईसीआई से लोन लो तो भी आप उतना ही पैसा लगाओगे, क्योंकि सीधी सी बात है, गांधी जी तो सभी दे रहे हैं ना। करेक्ट है? तो रिटर्न ऑन कैपिटल फिक्स्ड होता है, लेकिन अगर हम लैंड के रेंट की बात करें तो वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? सबसे पहले लैंड नेचुरल रिसोर्स होता है, बट कैपिटल ह्यूमन रिसोर्स होता है, ठीक है, लैंड परमानेंट होता है, कैपिटल डिस्ट्रक्टेबल होता है, आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो उसको। लैंड में मोबिलिटी पॉसिबल नहीं है, लैंड आप मूव नहीं कर सकते, कैपिटल आप मूव कर सकते हो। लैंड जो है उसकी क्वांटिटी फिक्स्ड है, कैपिटल की क्वांटिटी फिक्स नहीं है, आप उसको प्रिंट कर सकते हो। और लास्ट में लैंड का जो रेंट है वो चेंज होता रहता है, बट कैपिटल का जो रिटर्न है वो सेम ही मिलेगा, चाहे आप कोई भी बैंक से लो। क्लियर है? बढ़ेंगे आगे? यस, इजी है, तो बहुत इजी है। अब टाइप्स ऑफ कैपिटल, ये भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, ठीक है, टाइप्स ऑफ कैपिटल क्या होता है? अलग अलग तरह की कैपिटल होती है। सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल, सबसे पहले कौन सी है? फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल कौन सी होती है? फिक्स्ड वो होती है कि आपने एक बार परचेज कर ली ना, तो वो ड्यूरेबल रहेगी और वो लॉन्ग टाइम तक चलेगी, ठीक है, वो ड्यूरेबल रहेगी और वो लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग टाइम तक चलेगी। आ रही क्या बात समझ में? यस। आप, अपन जब टीवी खरीदते हैं, ठीक है, जब हम लोग टीवी खरीदते हैं तो क्या टीवी हर 3 साल में बदलता है? नहीं बदलता है मैम, हमारे यहाँ तो वो टीवी है जो पिछले 30 साल से यही रखा हुआ है, सेम टीवी चल रहा है ना। तो सिमिलरली कुछ ऐसी कैपिटल होती है या ऐसी चीजें आप खरीदते हो जो आपने एक बार खरीद ली ना, अब वो सालों साल चलेगी, वो ड्यूरेबल होती है। आ रही बात समझ में? उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर है सबको? उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल। एक होती है सर्कुलेटिंग कैपिटल। सर्कुलेटिंग कैपिटल मतलब क्या? कि ऐसी चीज जिसमें आपने पैसा डाला, फिर वो आपने बेच दी, फिर पैसा निकाल लिया, फिर दूसरी चीज में पैसा डाला, वो बेच दी, पैसा निकाल लिया। सिंपल एग्जांपल है रॉ मटेरियल। करेक्ट है? आप रॉ मटेरियल खरीदते हो तो आपने पैसा डाल दिया, फिर रॉ मटेरियल से गुड्स क्रिएट करे, तब रॉ मटेरियल का आपने फॉर्म चेंज कर दिया, फिनिश गुड्स बनाए, उसको बेच दिए, पैसा निकाल लिया। करेक्ट है? तो जब किसी चीज में पैसा सर्कुलेट होता रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेटिंग कैपिटल। जैसे कि रॉ मटेरियल। आ रही बात समझ में? एक बार ही वो आप पैसा डालोगे उस रॉ मटेरियल में, अब वो फिनिश गुड्स बन गए, फिनिश गुड्स के बाद अब पैसा आपको वापस निकल जाएगा। आ रही बात समझ में? एक होती है रियल कैपिटल। रियल कैपिटल मतलब क्या? ऐसी कैपिटल जो कि दिख सकती है, मतलब जिसको हम जनरली रियल चीजों में, फिजिकल गुड्स में पैसा डालते हैं। आ रही बात समझ में? जो भी फिजिकल गुड्स होते हैं, जैसे कि आपकी बिल्डिंग, लैपटॉप, फोन, तो जो भी फिजिकल गुड्स में हम पैसा डालते हैं उसको हम रियल कैपिटल बोलते हैं। ह्यूमन कैपिटल मतलब जब हम लेबर में पैसा डालते हैं, भाई लेबर को जो हम सैलरी दे रहे हैं ना, वो कौन सी कैपिटल हो गई? ह्यूमन कैपिटल। फिर होती है टैंजिबल कैपिटल, वो कैपिटल जो कि हम सेंस कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हम देख सकते हैं, विच कैन बी सीन एंड टच्ड, ठीक है, ऐसी कैपिटल जो हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। मैम मतलब जो हम कैश, जो कैश होता है सीधा सीधा, क्या वो भी टैंजिबल कैपिटल होगी? यस, ठीक है, तो कैश को भी हम क्या मानेंगे? टैंजिबल कैपिटल हम इसमें मानेंगे। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। फिर एक होती है इनटैंजिबल कैपिटल। इनटैंजिबल कैपिटल मतलब क्या? ऐसी कैपिटल विच कैन नॉट बी सीन, लिखते चलो मेरे साथ, ठीक है, एंड कैन नॉट बी टच्ड, ठीक है।
जैसे कि एग्जाम्पल गुडविल, ठीक है, उस इंसान की जो रेपुटेशन है वो क्या हो जाएगी, इनटैंजिबल कैपिटल। और आखिरी में सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल मतलब ऐसी कैपिटल जो कि सोसाइटी की होती है, ठीक है, जिसको आप यूज तो करते हो। भाई अगर मैं घर से निकली तैयार होके एकदम ऐसे तेल पानी से बाल चिपका के, उसके बाद में ऑफिस गए, पर रास्ते मैंने रोड यूज करी ना, रोड के बिना मैं ऑफिस पहुंच पाऊंगी क्या, नहीं पहुंच पाऊंगी। तो इट इज अ कैपिटल, इट इज अ रिसोर्स फॉर मी, एक सोर्स है मेरे लिए। भले ही उसमें मैं टैक्स भर के, गवर्नमेंट को टैक्स भर के, फिर गवर्नमेंट उसको बना रही है, तो इनडायरेक्टली तो मैंने पैसा डाला ही है ना उसमें, उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल कैपिटल। तो मैंने पैसा कमाया, मैंने टैक्स भरा, गवर्नमेंट उससे रोड बनाई, फिर वो रोड को यूज करके मैं घर से ऑफिस गई, तो कौन सी कैपिटल हो गई, सोशल कैपिटल। आ रही क्या बात समझ में, यस, ठीक है। फ्लोटिंग कैपिटल सर्कुलेटिंग ही होती है, फ्लोटिंग मतलब सर्कुलेटिंग। क्लियर है सबको, यस। तो कौन कौन सी हो गई, फिक्स्ड, फिक्स्ड मतलब जो कि हम लॉन्ग टाइम के लिए परचेज करते हैं, जो ड्यूरेबल होती है। दूसरी सर्कुलेटिंग, जो हम सिंगल टाइम यूज करते हैं, फिर उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, फिर हमें बाद में पैसा फटाफट मिल जाता है, लाइक सर्कुलेट होता रहता है पैसा। सिर्फ रियल कैपिटल, रियल कैपिटल मतलब जो फिजिकल गुड्स खरीदते हैं जिस कैपिटल से, उसको रियल बोलते हैं। ह्यूमन कैपिटल मतलब जब हम सैलरी देते हैं, सैलरी रियल ह्यूमन कैपिटल होती है। टैंजिबल कैपिटल मतलब वो चीज जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सीन एंड टच्ड, ठीक है, वो कैपिटल कौन सी होगी, टैंजिबल। इनटैंजिबल जो हम नहीं देख सकते, जैसे गुडविल, रेपुटेशन के कारण हमारी कैपिटल होती है। और लास्ट में सोशल कैपिटल, जो कि हमें सोशल लाइफ में यूज आती है, जैसे रोड्स, ब्रिजेस, तो कौन सी कैपिटल हो जाएगी, सोशल कैपिटल। आ रही है क्या बात समझ में, बहुत अच्छे से। कोई डाउट, समस्या, आपत्ति, यस, बढ़े आगे, ठीक है। अब देखो, कैपिटल को खड़ा करना बहुत जरूरी है, लाइक यू हैव टू फॉर्म अ कैपिटल, कैपिटल क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। पर क्यों, देखो समझो, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या, सस्टेन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल इन अ कंट्री, रियल कैपिटल, ठीक है। जब आप लोग धीरे 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 करके रियल कैपिटल क्रिएट करते हो, कौन सी कैपिटल, रियल कैपिटल क्रिएट करते हो, लाइक फिजिकल गुड्स, ठीक है, में कैपिटल क्रिएट करोगे, या फिर आप कोई कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करोगे, या फिर आप कोई पैसा बैंक में इन्वेस्ट या गुड्स में इन्वेस्ट करोगे, इन सभी तरह से कैपिटल फॉर्म होती है। या तो आप प्रोडक्शन में कैपिटल यूज कर लो, या फिर आप फिजिकल गुड्स बना लो, जैसे रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, ये सब क्या है, ये सब टेक्निकली रियल कैपिटल बनाना है। आप एग्रीकल्चरल गुड्स बनाते हो, जब आप कोई क्रॉप उगाते हो, तो वो क्या है, रियल कैपिटल क्रिएट हो रही है। अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, रियल कैपिटल क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आप गुड्स बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। अगर आप कोई भी तरह का प्रोडक्शन करते हो, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब पैसे से पैसा बनाना, तो वो सब क्या माना जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो तीनों चीजें मानी जाएंगी इसमें, पहला रियल कैपिटल बनाना, दूसरा प्रोडक्शन करना, और तीसरा इन्वेस्टमेंट करना। ये तीनों चीजें क्या मानी जाएगी, रियल कैपिटल। यस, बिल्डिंग भी टैंजिबल होगी, यस, बिल्डिंग भी टैंजिबल होगी, ठीक है। अब देखो, व्हाई डू यू डू कैपिटल फॉर्मेशन, क्यों करते हो कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज जो होती है वो आउटडेट हो जाती है, पुरानी हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, इसलिए तो हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं ना डेप्रिसिएशन, है ना। तो अगर कोई चीज पुरानी हो जाती है, तो उसको रिप्लेस करना या रेनोवेट करना जरूरी है। क्या आपने सोचा कभी कि मैम एक बार कोई चीज प्रोड्यूस कर दी ना, एक बार कोई प्रोडक्शन कर दिया ना, फिर बार बार क्यों कर रहे हैं, बार बार क्यों बना रहे हैं, क्या आप लोगों ने सोचा है ये चीज, अरे वो है ना, सोचा है, ये तूने क्या कभी सोचा है, ये तूने क्या कभी। तो आप समझो, अगर कोई चीज आउटडेट हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, तो उसकी एफिशिएंसी, उस चीज की प्रोडक्टिविटी खराब हो जाती है। जैसे अगर आप एक फ्रिज है या टीवी है या वॉशिंग मशीन है या मोटर है, ऐसी कोई भी चीज, एक लैपटॉप है, एक बार वो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा काम करेगा, धीरे धीरे वो आउटडेट होता जाता है, इसलिए आपको उसको रिप्लेस या रेनोवेट करना जरूरी है, तो आपको नया प्रोडक्शन तो उसमें करना पड़ेगा, करेक्ट है। या फिर जो चीज आपने ऑलरेडी बना रखी है,
उस चीज का आपको आउटपुट एक्सपैंड करना पड़ेगा, मतलब उस चीज से हमें ज्यादा आउटपुट मिले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने फोन ले लिया तो फोन में ज्यादा चीजों के लिए यूज कर सकूं, ये करने के लिए कैपिटल फॉर्म करना जरूरी है। तो रेनोवेशन हो गया, एक्सपेंशन ऑफ आउटपुट हो गया, ये दोनों ही चीजों के लिए हम कैपिटल को फॉर्म करते हैं। आ रही बात समझ में? यस। बिल्डिंग में टैंजिबल होगी ना, यस, बट ये रियल कैपिटल बताया है, दोनों में आएगी, समझो। ये एक चीज समझना, एक ही चीज मल्टीपल चीजों में आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग है तो बिल्डिंग फिक्स्ड कैपिटल भी हो सकती है, क्योंकि आप एक बार बिल्डिंग बनाते हो उसको ज्यादा टाइम तक रखते हो, ठीक है। बिल्डिंग रियल कैपिटल भी हो सकती है, क्योंकि फिजिकल गुड दिख रहा है, आपने बिल्डिंग बना दी, फिजिकल गुड में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। बिल्डिंग जो है वो टैंजिबल भी हो सकती है, क्योंकि बिल्डिंग कैन बी सीन एंड टच। तो एक ही चीज अलग अलग तरह की कैपिटल की कैटेगरी में आ सकती है, ठीक है। यस, ठीक है। अब बताओ कैपिटल फॉर्मेशन में क्यों करना है, व्हाई डू वी नीड कैपिटल फॉर्मेशन? सो दैट हम रेनोवेशन रिप्लेसमेंट कर सके और प्रोडक्टिविटी एक्सपैंड कर सके। क्लियर है सबको? यस, डन। बढ़े आगे। चलो अब देखो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो हम करते हैं सेविंग्स, ठीक है। सेविंग्स को हम मूव करते हैं और सेविंग्स को फिर हम सही जगह मूव करके उसको रियल कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक एग्जाम्पल है, मैं 1 लाख रुपए महीना कमाती हूँ, एक एग्जाम्पल, ठीक है। मैं 1 लाख रुपए महीना कमाती हूँ, ठीक है। अब अगर मैं पूरा 1 लाख रुपए खर्च कर दूं तो मैं फोन कैसे खरीदूंगी? नहीं खरीद सकती, है ना। यस, ठीक है। एक फोन है, ये फोन अगर मुझे खरीदना है तो ये 1 लाख रुपए में मुझे कुछ सेव करना पड़ेगा। अब लेट से मैंने दिमाग इतना तो लगा लिया, ठीक है, मैंने 50,000 क्या कर दिया, खर्च कर दिया, है ना। रेंट वेंट ये वो सब में स्पेंड कर दिया, और जो बचा 50,000 है वो मैंने सेव कर लिया, करेक्ट है, सेव किया, है ना। अब सेव करने के बाद उस 50,000 को मैंने मूव किया, और मैं कहा ऐसे 50,000 हर महीने सेव करती गई मैं, और ऐसे मैंने टोटल सेविंग्स इकट्ठे कर ली है 1.5 लाख रुपए की। कितने की? 1.5 लाख रुपए की। तो 3 से 4 महीने में मैंने 1.5 लाख जो है वो सेव कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो पैसा है वो मैं दुकान वाले के पास लेके जाऊंगी, मैं बोलूंगी भैया ये 1.5 लाख रुपए और ये किडनी ले लो, ठीक है। किडनी और 1.5 लाख रुपए में जो भी फोन आता है आप दे दो, ठीक है ना। क्या बोला मैंने? भैया 1.5 लाख रुपए और किडनी ले लो, और इन दोनों चीजों में जो भी फोन आता है वो दे दो। बोला हाँ मैडम, आएगा ना आईफोन 14 प्रो आएगा ना, किडनी लगेगी एक और 1.5 लाख रुपए लगेगा। बोला हाँ भैया ठीक है, दोनों है मेरे पास। तो व्हाट आई डिड वाज आई first saved the money, I took it to the shop, ठीक है, and then I gave that money and bought the phone। तो मैंने पैसा दिया और फोन ले लिया। मैंने पैसे को किस में कन्वर्ट कर दिया? रियल कैपिटल में। किस में कन्वर्ट कर दिया? रियल कैपिटल में। आ रही क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। तो बात तो इतनी सिंपल है ना मेरी जान, कि आप कैपिटल कैसे फॉर्म करते हो। फर्स्ट यू डू सेविंग्स, आप सबसे पहले सेविंग्स फॉर्म करोगे, उसके बाद आप उस सेविंग्स को कहीं पे मूव करोगे। अपने घर के लॉकर में अगर आपने पैसा रखा है तो क्या वो पैसे से पैसा बनेगा? क्या मैं सोच रही पैसा बढ़ जाए, लॉकर में रखा है पैसा बढ़ जाए, ऐसे होता है क्या? नहीं, आपको उस पैसे को मूव करना पड़ेगा। या तो आप पैसे से फोन खरीद लो, या पैसे को एफडी करा दो सो दैट 6% इंटरेस्ट आएगा, या पैसे को शेयर्स में डाल दो सो दैट आपको रिटर्न मिलेगा, पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल दो पैसा मिलेगा। तो आपको कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा, विच इज नोन एज मोबिलाइजेशन। आप क्या बोलते हैं उसको? मोबिलाइजेशन। तो पैसा को हमको मूव करना है और उसके बाद हमें उसे रियल कैपिटल में कन्वर्ट करना है। आ रही क्या बात समझ में? यस, डन। बढ़े आगे। चलो, तो तीनों क्लियर है गाइस? ये सिर्फ रीड करना है, ठीक है, कुछ खास बात नहीं है इसमें, ठीक है, ये सिर्फ रीड करना है ना। चलो अब हम आते हैं चौथे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। हमने लैंड पढ़ा, लेबर पढ़ा,
वाला नहीं पढ़ा, कैपिटल पढ़ा, और अभी हम लोग पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बेसिकली वो पर्सन होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, लैंड, लेबर और कैपिटल को राइट प्रपोर्शन में यूज करता है। किस में यूज करता है गाइस? राइट प्रपोर्शन में यूज करता है, ठीक है। तो जब लैंड, लेबर, कैपिटल को एक ऐसा इंसान जो कि राइट प्रपोर्शन में यूज करता है और प्रोडक्शन शुरू करता है, और जितनी भी रिस्क आई है उस प्रोडक्शन में उसको बेयर करता है, उसको फेस करता है, तो उस पर्सन को एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। लेट्स से हम लोगों ने एक दुकान डाली एसके चाय वाली। क्या डाली है? एसके चाय वाली। ये हमारी दुकान है ना। इसका नाम है एसके चाय वाली, है ना, ठीक है। ये मैं बैठी हूं, ठीक है। यहाँ पे चाय की वो पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, ठीक है। यस, ये अब हमने अपनी दुकान डाल दी, ठीक है। ड्राइंग बढ़िया है ना? ड्राइंग बढ़िया है, हाँ। अटेम्प्ट की कसम है तुम लोगों को, अगर तुमने इस ड्राइंग के बारे में कुछ बोला तो तुम फेल हो जाओगे, हाँ, ठीक है। अब बताओ ड्राइंग कैसी है? बताओ बताओ ड्राइंग कैसी है? हाँ, अब तो बेस्ट ड्राइंग इन द वर्ल्ड। क्यों भाई? हाँ, चलो भाई, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कि चाय की दुकान, मैंने चाय की दुकान डाली। अब सीन कैसा है कि ये जो चाय की दुकान, बस गैस के चाय कैसे बन रही, बिना गैस की चाय कैसे बन रही? अरे तुम यार इतना का टेक्निकलिटी बता रहे हो, ठीक है। अब यस मैम, इतनी आप इतनी फैटी नहीं हो। चलो सुनो सुनो सुनो, ठीक है। अभी मैंने दुकान डाली है इसकी चाय वाली, ठीक है। अब सीन कैसा है कि मुझे ऑफ कोर्स ये लैंड चाहिए, ठीक है। मुझे ये चाय की तपेली, इधर गैस की टंकी, मेरे जो छोटे छोटे ऐसे लेबर काम कर रहे हैं, फिर यहाँ पे टेबल चेयर लगी हुई है, टेबल चेयर ये सब जो लगी हुई है आसपास, इन सब के लिए मुझे क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। साथ ही साथ मुझे ये लेबर को सैलरी भी देनी पड़ेगी, है ना। तो ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल, तीन रिसोर्सेज है मेरे पास, इन सबको पहली बात तो मुझे कितना पैसा इसमें डालना है, लाइक द प्रोपोर्शन, है ना। मेरे पास लेट्स से कैपिटल है, तो कैपिटल के कितना पोर्शन में लेबर को दूंगी एज वेजेस, कितना पोर्शन में लैंड को दूंगी एज रेंट, और कितना पैसा मैं प्रॉफिट इस बिजनेस में वापस डाल दूंगी। मुझे प्रॉफिट चाहिए रहेगा ना नेक्स्ट बिजनेस, नेक्स्ट चाय को खरीदने के लिए, नेक्स्ट दूध को खरीदने के लिए, करेक्ट है। तो प्रपोर्शन मुझे कितना करना है, और मुझे कभी कभी रिस्क भी तो बेयर करनी पड़ेगी। लेट्स से साइड में, ठीक है, एसएस चाय वाला आ गया, ठीक है। साइड में कौन आ गया? एसएस चाय वाला आ गया, शुभम शुक्लेचा चाय वाला आ गया। तो अब अगर शुभम सर आ गए तो मेरे पास बहुत सारे रिस्क आ गए, तो मुझे वो रिस्क भी तो बेयर करनी पड़ेगी। सो एंटरप्रेन्योर इज दैट पर्सन हु बेसिकली डिसाइड्स कि कितने प्रोपोर्शन में कौन सा रिसोर्स यूज करना है, और दूसरा 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 कौन सा कितना रिस्क बेयर करना है। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से बढ़े आगे, है ना। चलो यस, तो एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर्स क्या है? सबसे पहला, एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है उसको हम क्या क्या बोलते हैं? अभी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि एंटरप्रेन्योर के और क्या क्या नाम है? ऑर्गेनाइजर, मैनेजर, रिस्क टेकर। मेरे साथ सब लोग बोलेंगे क्या क्या है? ऑर्गेनाइजर, मैनेजर, रिस्क टेकर, ऑर्गेनाइजर, मैनेजर, रिस्क टेकर, ऑर्गेनाइजर, मैनेजर, रिस्क टेकर, ऑर्गेनाइजर, मैनेजर, सबको याद करना है, रिस्क टेकर। आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है।
यस। सो एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, एक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप वगैरह, या फिर एक मैनेजमेंट से भी बहुत ही बड़ी टर्म है। मतलब एंटरप्रेन्योर जो होता है वो रिस्क भी लेता है, वो मैनेज भी करता है, वो ऑर्गेनाइज भी करता है, इसलिए एंटरप्रेन्योर बहुत बड़ा होता है। ठीक है, यस। बिना एंटरप्रेन्योर के लैंड लेबर कैपिटल जो है वो मर जाएंगे। तो ना लैंड काम आएगा, ना लेबर काम आएगा, ना कैपिटल काम आएगा। तो हम ये बोलते हैं कि ही इज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिसोर्सेस को यूज करता है, जो चीजों को यूज करके कोई नई चीज बनाता है, उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। आ रही बात समझ में? जैसे दूध और चाय के बीच का कैटलिस्ट क्या है? चाय पत्ती। ठीक है, बिना चाय पत्ती के दूध चाय नहीं बन सकती, तो चाय पत्ती क्या होगी? कैटलिस्ट। वैसे ही लैंड लेबर कैपिटल से प्रोडक्ट नहीं बन सकता जब तक एंटरप्रेन्योर एज ए कैटलिस्ट नहीं आ जाए। तो हमने दो चीजें पढ़ी, ऑर्गेनाइजर मैनेजर रिस्क टेकर तो है ही, साथ में वो क्या है? कैटलिस्ट भी है। क्लियर है सबको? ये बिजनेस की फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर कोई प्रोडक्ट गंदा गंदा चला, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं मैकडी गई, मैंने मैकडी में बोला मुझे मैकवेजी चाहिए, उन्होंने मेरे को चिकन बर्गर दे दिया, तो मैं क्या मैकडी का जो एरिया है, जो जमीन है, मैं उसको गाली दूंगी? क्यों? गलत बर्गर दिया, गलत बर्गर दिया, मैं उसको गाली दूंगी? नहीं, मैं मैकडी के एम्प्लॉइज को, मैकडी जो ओनर है, मैं उसको गाली दूंगी। आ रही क्या बात समझ में? तो यहाँ पर दैट इज द पर्सन टेक्स द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं लैंड लेबर कैपिटल को ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ। क्लियर है सबको? यस, ठीक है। नाउ वही चीज है, लैंड लेबर कैपिटल डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं कर सकते। किसकी जरूरत है लैंड लेबर कैपिटल को? एंटरप्रेन्योर की जरूरत है। किसकी जरूरत है? एंटरप्रेन्योर की जरूरत है लैंड लेबर कैपिटल को। और आखिरी में एंटरप्रेन्योर को भी उसका रिवॉर्ड मिलता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको? प्रॉफिट। तो जो एंटरप्रेन्योर है उसको उसका रिवॉर्ड मिलता है विच इज प्रॉफिट। तो हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े? सबसे पहले ऑर्गेनाइजर, मैनेजर, रिस्क टेकर। दूसरा वो कैटलिस्ट होता है, वो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। लैंड लेबर कैपिटल के बिना एंटरप्रेन्योर, सॉरी, लैंड लेबर कैपिटल जो है वो एंटरप्रेन्योर के बिना कुछ नहीं कर सकते। और आखिरी में उसको भी अपना रिवॉर्ड मिलता है विच इज प्रॉफिट। क्लियर है सबको? बढ़ेंगे आगे? यस। एंटरप्रेन्योर आज खत्म कर देते हैं, है ना? फिर कल हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, है ना? चलो, नाउ एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस क्या है? सबसे पहला फंक्शन है रनिंग द बिजनेस। सबसे पहला फंक्शन क्या है? बिजनेस को रन करना। अब रन कैसे करता है वो? सबसे पहले वो बाकी फैक्टर्स को कलेक्ट करके उनको कोऑर्डिनेट करता है। एंटरप्रेन्योर ही सही लैंड चूज करेगा, सही लेबर हायर करेगा, सही जगह से कैपिटल रेज करेगा। तो सारे फैक्टर्स कहां से लाने हैं, उनको कैसे कोऑर्डिनेट, जुगलबंदी बिठानी, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, ये एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है। तो लैंड लेबर कैपिटल को इकट्ठा करना, उसके बाद सबको पेमेंट करना। पेमेंट मतलब लैंड को रेंट देना, लेबर को वेजेस देना और कैपिटल को इंटरेस्ट देना। तो ये सारा काम भी कौन करता है? एंटरप्रेन्योर करता है। उसके बाद आफ्टर ऑल द कॉस्ट्स, ठीक है, अगर कुछ ये सारा कॉस्ट पे करने के बाद अगर कुछ बचता है, जिसको हम बोलते हैं सरप्लस या फिर प्रॉफिट, ठीक है, वो एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड होता है। करेक्ट है? तो पहले वो खर्चा पे करेगा, अगर कुछ बचेगा तो वो प्रॉफिट अपने पास रखेगा। ये जो प्रॉफिट होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता है, कभी कभी प्रॉफिट कमाएगा, कभी नहीं कमाएगा, कभी कभी तो लॉसेस बेयर करना पड़ेगा, अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? यस। बाकी सबको तो फिक्स पेमेंट मिलेगा, मतलब लैंड को रेंट तो देना ही पड़ेगा, लेबर को वेजेस देना ही पड़ेगा, कैपिटल को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, बट बस प्रॉफिट ही ऐसा है जिसका पेमेंट फिक्स्ड नहीं होता है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। तो अब बताओ, पहला फंक्शन क्या है? रनिंग द बिजनेस। उसका क्या है? सारे फैक्टर्स को रन करना, कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, सबको रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट पे करना। उनका अमाउंट फिक्स्ड होता है, कुछ बचेगा तो प्रॉफिट रखेगा, और प्रॉफिट फिक्स नहीं होता है, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, ऐसा होता है। दूसरा जो उसका फंक्शन है वो है रिस्क बेयरिंग। ठीक है, रिस्क बेयरिंग का क्या मतलब है? कि बिजनेस को सक्सीड करना और सरवाइव करना इज द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बिजनेस का सर्वाइवल, कि बिजनेस टिके रहे, बिजनेस बंद ना हो जाए और बिजनेस ग्रो करे, उसकी जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसके पास होती है? हमारे प्यारे एंटरप्रेन्योर के पास। अगर आप लोग शार्क टैंक देखोगे ना तो ये सारी चीजें उसमें आती है। ठीक है, तो समझो, देखो पूरी इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे लॉ बदल जाता है, पॉलिसी में चेंजेस होते हैं, टैक्सेशन बदल जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल जाता है, कॉस्ट स्ट्रक्चर बदल जाता है, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस बदल जाता है, प्रोडक्ट की डिमांड बदल जाती है, मार्केट लेवल प्राइस बदल जाती है।
से चेंजेस आते हैं, पर उसके साथ एडजस्ट करना, उस रिस्क को बेयर करते हुए जो बिजनेस रन करे उसको हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर का ये भी एक क्या माना जाता है, फंक्शन, कि ये जो भी चेंजेस होते जाते हैं उसको भी, रिस्क को बेयर करना। ठीक है, उसके बाद ये बहुत बार होता है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस वैसे तो बिल्डिंग होती है ना, पर यहाँ पर प्रीमाइसेस का मतलब होता है अजम्पशंस। कभी कभी एंटरप्रेन्योर ना कुछ कुछ चीजें अज्यूम करके चलता है कि अरे प्राइस तो इतना ही रहेगा, अरे प्राइस तो बढ़ जाएगा, अरे प्राइस तो गिर जाएगा, ऐसे कुछ कुछ अजम्पशन, अरे डिमांड तो इतनी रहेगी, ऐसे कुछ कुछ अजम्पशंस लेके चलता है एंटरप्रेन्योर। करेक्ट है। कभी कभी वो अजम्पशंस ना फेल हो जाते हैं। क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ऐसे केस में उसको क्या होगा, लॉस होगा। तो ये बहुत बड़ी रिस्क होती है कि जो उसने अज्यूम किया, जो उसने माना, जैसे तुम लोग भी सीए फाउंडेशन एग्जाम देने जा रहे हो, तुमने अज्यूम कर लिया कि मैम ये टॉपिक तो आता ही नहीं और वही आ गया, तुम्हारा लॉस हो गया ना। तो वैसे एंटरप्रेन्योर का भी ऐसे ही होता है, ही अज्यूम सर्टेन थिंग्स, और अगर वो नहीं आती तो उसके लिए लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी रिस्क को उसको बेयर करनी पड़ती है, जैसे फाइनेंशियल रिस्क है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है। इंश्योरेंस ले लेता है वो चीजों का, पर हर चीज का इंश्योरेंस तो नहीं होता है ना, राइट। तो बहुत सारे रिस्क वो लेके चलता है। तो बेसिक काम उसका क्या है, टू मैनेज द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, और उसके बावजूद प्रॉफिट कमाना। तो अगर एसके चाय वाले हम लोग सब मिलकर खोलते हैं तो हमें क्या करना है एज एंटरप्रेन्योर, हमें अनसर्टेनिटीज जितनी भी है उसको मैनेज करना है, रिस्क को मैनेज करना है, और प्रॉफिट्स कमाना है। क्लियर है। तो दूसरा मेन फंक्शन क्या हो गया, रिस्क बेयरिंग, सक्सेस एंड सर्वाइवल, जो भी चेंजेस होता है उसको मैनेज करना, अगर कुछ अजम्पशन फेल हो जाए तो लॉस बेयर करना, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल रिस्क आती है उसको बेयर करना, अनसर्टेनिटीज को अवॉइड करना। ठीक है, उसके बाद तीसरा फंक्शन होता है इनोवेशन करना। ठीक है, इनोवेशन में वो क्या करता है, या तो नया प्रोडक्ट लेकर आता है, ठीक है, नया प्रोडक्शन मेथड लेके आता है, जैसे नई मशीनरी ले आया, ठीक है, रॉ मटेरियल का सोर्स ढूंढता है, करेक्ट है, नया मार्केट ओपन, मतलब नए मार्केट में एंट्री लेता है, न्यू मार्केट एंट्री, करेक्ट है, राइट, है ना। उसके बाद नया बिजनेस डालता है ना। तो एक एंटरप्रेन्योर बहुत सारी चीजें करता है, जैसे अब तुम लोग देखोगे अगर अपने मुकेश अंबानी को, ठीक है, तुमको मालूम है रिलायंस जो है उसकी एक ज्वेलरी की भी दुकान है, रिलायंस ज्वेल्स करके। ठीक है, रिलायंस की ज्वेलरी की भी दुकान है, रिलायंस ज्वेल्स करके। ये क्या है पता है, अडॉप्शन ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आप नया प्रोडक्ट लाते हो, नई टेक्नोलॉजी लाते हो, अच्छा रॉ मटेरियल लाते हो, नए नए मार्केट में एंटर करते हो, नए नए तरह के ऑर्गेनाइजेशन खोलते हो, ये सारी चीजें इनोवेशन में आती है। हमको पता है क्या लगता है इनोवेशन मतलब क्या, कि कुछ नई टेक्नोलॉजी लाना मार्केट में, नहीं, ऐसा नहीं होता है। न्यू टेक्नोलॉजी लाना ही सिर्फ इनोवेशन नहीं होता है। इनोवेशन में अगर हम कोई अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट ला दे तो वो इनोवेशन, कोई न्यू टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे वो इनोवेशन, नए मार्केट में चले जाए, हमारा प्रोडक्ट दुबई में बेचने लग जाए वो भी इनोवेशन होगा, नया ऑर्गेनाइजेशन डाले ऑल टुगेदर, रिलायंस ने ज्वेलरी डाल लिया वो भी इनोवेशन माना जाएगा। आ रही क्या बात समझ में, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो एक बार आपने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया फिर आप क्या करोगे, फिर आप इनोवेशन करते जाओगे। तो हम लोगों ने अभी तक कौन कौन से फंक्शंस पढ़ लिए, सबसे पहला रनिंग द बिजनेस, दूसरा रिस्क बेयरिंग, ठीक है, तीसरा इनोवेशन, है ना। ये तीन हम लोगों ने क्या पढ़ लिए, मेन फंक्शंस। ठीक है, बढ़िया, आगे लास्ट टॉपिक करेंगे। चलो फटाफट से करते हैं लास्ट टॉपिक, विच इज एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखो एंटरप्राइज के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ध्यान से सुनना लाइव वाली जनता, सबको समझ में आ रहा है, कोई भी ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ में आया तो पूछो। सब लोगों को क्लियर है, चलो ठीक है, यस। अब देखो 5 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कितनी तरह के, 5 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ध्यान से सुनना। पहला है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, कोई भी हम जब अपन अगर दुकान डाल रहे हैं तो मेरे 5 ऑब्जेक्टिव्स होंगे।
ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव होगा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होगा, नेशनल ऑब्जेक्टिव होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव होगा, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव होगा। ऐसे 5 अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सिंपल है भाई, मुझे पैसा मनी रोकड़ा कमाना है, मुझे इस मार्केट में सरवाइव करना है और मुझे ग्रो करना है। तो मुझे सरवाइव करना है और ग्रो करना है बस, और कुछ नहीं करना। मुझे मेरा पहला जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो क्या है कि मैं अगर मैं कोई धंधा डाल रही हूँ तो मुझे इस मार्केट में सरवाइव करना है। ऐसे नहीं कि कोई भी मुझे मार्केट से निकाल दे, और साथ में मुझे सरवाइव करने के बाद ग्रो करना है और तरक्की करना है और आगे बढ़ना है। ये मेरा मार्केट, ये मेरा ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। यस, तो सबसे पहले टू सर्वाइव एंड स्टे अलाइव, ठीक है। अब सर्वाइवल क्या बोलता है ना, ध्यान से सुनना। ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करो जिससे मेरे कॉस्ट कवर हो जाए, सिंपल, ठीक है। बिजनेस को मार्केट में अगर रखना है उतनी कॉस्ट कवर हो जाए। क्रेडिटर्स, सप्लायर, एम्प्लॉइज को मैं पैसा दे सकूं। बैंक करप्सी, इंसॉल्वेंसी, दिवालिया ना निकले मेरा, ठीक है। बिजनेस कंटिन्यू होता हो सके, जैसे गोइंग कंसर्न जिसको हम बोलते हैं, गोइंग कंसर्न पढ़ा है ना सबने, गोइंग कंसर्न है ना। बिजनेस कंटिन्यू हो सके और ग्रोथ की पॉसिबिलिटी हो, मतलब सिर्फ सर्वाइव नहीं करना, ग्रोथ की पॉसिबिलिटी हो, तो मेरा सर्वाइवल हो जाएगा। तो जब मैं बोलती हूँ कि मेरा ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव में 2 ऑब्जेक्टिव है, सर्वाइवल और ग्रोथ, तो सर्वाइवल का मतलब क्या है? सर्वाइवल का मतलब मैं जो मार्क कर रही हूँ ना गाइस, सब मार्क करते जा रहे हैं। सर्वाइवल का मतलब है मैं ऐसे गुड्स बेचूं, ठीक है, जिससे मेरी कॉस्ट कवर हो जाए। मैं ऐसे ऐसा कोई भी काम करूं जिससे मेरी पूरी की पूरी कॉस्ट रिकवर हो जाए। मैं क्रेडिटर, सप्लायर, एम्प्लॉइज को पैसा दे सकूं, इंसॉल्वेंट ना हो जाऊं, करेक्ट है, मेरी बिजनेस इज गोइंग कंसर्न चलती रहे, ठीक है, और साथ ही साथ ग्रो करने का एक पॉइंट मिल जाए। जब शार्क टैंक में प्रोडक्ट्स आता है ना, तो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, बट शार्क्स ये जरूर पूछता है कि ठीक है आपने ये बेचना है, बढ़िया, पर इसको ग्रो कैसे करोगे, नया क्या लाओगे इसमें। बोलते हैं ना, जैसे एक जूते की दुकान में एक आया था, एक कंफर्टेबल स्नीकर्स, क्या आप गर्मी है तो पैरों में ना बहुत गर्म लगता है, पसीना आता है, तो एक आदमी ने जूते बनाए, करेक्ट है, राइट। अब जो जूते उसने बनाए हैं, वो उससे सबसे पहले बोला कि आप नेक्स्ट क्या करोगे, तो उसने बोला हम इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे, करेक्ट है। तो द पॉइंट इज कि आपके पास एक ग्रोथ एलिमेंट, एक एलिमेंट होना चाहिए सर्वाइव करने के अलावा। अब हमने सर्वाइव तो कर लिया, अब हमें ग्रो करना है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के बारे में किसने बताया? आर.एल. मैरिस थ्योरी, ठीक है, ये याद करना है क्या? यस, ठीक है, आर.एल. मैरिस थ्योरी, जिन्होंने ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की थ्योरी दी है। क्या बोला है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ग्रोथ एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव बन चुका है, ठीक है। ग्रोथ क्या बन चुका है? बहुत ही बड़ा ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव बन चुका है। इसीलिए लोग आजकल क्या कर रहे हैं, अपने ओनरशिप, अपना मैनेजमेंट, ये सब पे ध्यान रख रहे हैं कि भाई कंपनी में ओनरशिप किसकी है, किसके पास है, कंपनी में मैनेजमेंट किसके पास है, क्योंकि जिसके पास ओनरशिप मैनेजमेंट वही इंसान ग्रो करवा पाएगा। आ रही बात समझ में? The goal that managers set for themselves is to maximize the firm's balance growth with correct rate. कितने परसेंट पे ग्रो कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। सिर्फ आपने थोड़ा सा ग्रो कर लिया कि मैम पिछली बार 5 लाख प्रॉफिट हुआ था, इस बार 5,10,000 प्रॉफिट हुआ, ये कैसा ग्रोथ है? करेक्ट है, ग्रो कर रहे हो तो करेक्ट रेट पे ग्रो करो, ठीक है। ग्रो करने के लिए मैनेजर में क्षमता होनी चाहिए कि वो अपनी ही परफॉर्मेंस को जज कर सके कि हमने इस पिछले साल जो परफॉर्म किया वो कैसा गया। अभी मार्च चल रहा है, 31 मार्च आने वाला है, तो अब मैनेजर्स खुद को एनालाइज करेंगे कि इस साल हम लोगों ने कैसा परफॉर्म किया, हमारी कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, अगले साल हम कितना ग्रो कर पाएंगे, करेक्ट है, राइट। ओनर जो है वो चाहते हैं कि अपना यूटिलिटी फंक्शन, जो प्रॉफिट, कैपिटल मार्केट शेयर, पब्लिक रेपुटेशन, वो लोग इसको बढ़ाएं, और मैनेजर जो है वो क्या बढ़ाना चाहते हैं? वो बढ़ाना चाहते हैं सैलरी, पावर, जॉब सिक्योरिटी। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर बात ये है ना कि ओनर जो है वो अपने लिए ग्रो करना चाहेंगे, ओनर मतलब शेयर होल्डर, और मैनेजर्स अपने लिए ग्रो करना चाहेंगे। पर अगर दोनों की गोल्स मैच हो गए तो ऐसे केस में ग्रोथ बढ़ जाएगी, करेक्ट है। तो मैंने क्या बोला? ओनर्स क्या बढ़ाना चाहते हैं? प्रॉफिट। अरे तुम शेयर होल्डर हो, तुम प्रॉफिट बढ़ाओगे ना अपना, और अगर तुम कंपनी के मैनेजर हो तुम अपनी सैलरी बढ़ाओगे, करेक्ट है। बट अगर सैलरी बढ़ पा रही है, ओनर का अगर शेयर होल्डर का रिटर्न बढ़ पा रहा है, तो इवेंचुअली कंपनी ग्रो ही कर रही है ना, करेक्ट है, राइट। कभी कभी इन दोनों फंक्शंस में क्या होता है?
कॉन्फ्लिक्ट होता है कि ओनर अपनी सैलरी बढ़ाने के चक्कर में मैनेजर अपनी सैलरी बढ़ाने के चक्कर में ओनर को रिटर्न ही नहीं देता है, क्योंकि कंपनी ने इतना ग्रो ही नहीं किया, पर उसको तो पैसा ज्यादा चाहिए, तो वो ओनर को मतलब शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देगा और वो पूरा पैसा अपनी जेब में डाल लेगा। या ओनर भी ऐसा कर सकता है कि अपना प्रॉफिट बढ़वा लेगा, अपना रिटर्न बढ़वा लेगा और मैनेजर को सैलरी नहीं लेने देगा। तो कभी कभी दोनों के गोल्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है। आ रही क्या बात समझ में? यस, ठीक है। मैनेजर जो है वो प्रॉफिट नहीं बनाना चाहते, और ओनर जो है वो किसी की सैलरी से उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ प्रॉफिट से फर्क पड़ता है। आ रही क्या बात समझ में? तो ये कभी कभी ग्रोथ में गोल्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो हमने ग्रोथ किसकी थ्योरी पढ़ी? RL मैरिज थ्योरी पढ़ी हमने, जिसमें ग्रोथ एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो कंपनीज में माना जाता है, जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, ओनर्स एंड मैनेजर्स, ठीक है। मैनेजर्स मतलब कौन हो गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओनर मतलब कौन हो गया? शेयर होल्डर। करेक्ट है। एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट होना चाहिए, ठीक है, राइट, ये थ्योरी में लिखा गया है। दूसरा, मैनेजर अपनी परफॉर्मेंस जज करेगा। दो तरह के गोल्स होते हैं, ओनर के अलग गोल्स होते हैं, मैनेजर के अलग गोल्स होते हैं। ओनर का गोल क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, सो दैट उनको ज्यादा रिटर्न मिले, ज्यादा डिविडेंड मिले। और मैनेजर का गोल होता है सैलरी मैक्सिमाइज करना। और कभी कभी दोनों के गोल्स क्या कर जाते हैं? कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हमने दो तरह के पढ़े। पहला हमने पढ़ा सर्वाइवल, और दूसरा हमने पढ़ा क्या 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 क्या? ग्रोथ, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। क्लियर है सबको? यस, डन। बढ़े आगे, चलो। अब जो हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो हम लोग करेंगे कल। अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, अभी हम लोग बचे हुए ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने ऑर्गेनिक कर लिया, ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा सर्वाइवल और ग्रोथ, करेक्ट है। अब इकोनॉमिक हम लोग कल करेंगे, सोशल, ह्यूमन और नेशनल कर लेते हैं आज, ठीक है। यस, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है? देखो, कोई भी एंटरप्रेन्योर या कोई भी कंपनी या एंटरप्राइज एक सोसाइटी में तभी रह पाएगी जब वो सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करे, करेक्ट है, राइट। अगर कोई भी कंपनी ऐसा कोई काम करती है जो कि एंटी सोशल है, क्या है? एंटी सोशल। एंटी सोशल का मतलब क्या होता है? एंटी सोशल का मतलब क्या होता है? जो आप सोसाइटी के अगेंस्ट करते हो, जैसे बहुत ज्यादा नॉइस पोल्यूशन करना, बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन करना, वाटर पोल्यूशन करना, ये सब एंटी सोशल होता है, करेक्ट है। तो आपकी सोशल ऑब्जेक्टिव्स ये होना चाहिए कि आप कोई भी ऐसा प्रॉफिटेरिंग मतलब ऐसा कोई भी काम ना करो, ऐसा कोई भी प्रॉफिट ना कमाओ जिसमें आप एंटी सोशल काम करो, जैसे पोल्यूशन, करेक्ट है। और साथ ही साथ सोशल ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना है? आप ऐसा काम करो जिससे आप सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सको। एक बहुत बढ़िया बात बताती हूँ मैं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड चैट जीपीटी। ये एक नया एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। चैट जीपीटी बेसिकली ऐसा है कि आप चैट जीपीटी डाउनलोड करो, है ना। आपने उसमें पूछा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स एज पर सीए फाउंडेशन 2023, ठीक है। वो बता देगा देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, वो पूरा डेटा दे देगा, करेक्ट है। तो ये चैट जीपीटी ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके कारण बहुत सारे काम जो कि ह्यूमन बींग्स एम्प्लॉयज कर सकते हैं, वो बहुत सारे लोगों का काम एक मशीन कर पा रही है। अब यहाँ पर ठीक है, बहुत बढ़िया काम है, नई टेक्नोलॉजी आई है, बट तुम सोचो कि ऐसी टेक्नोलॉजी उस कंपनी ने बनाई है, जिस भी नाम भूल गए मैं, जिस कंपनी ने बनाई है, बट चैट जीपीटी जिसने बनाया है उसने एम्प्लॉयमेंट तो छीन ली ना लोगों से। बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी ना, चैट जीपीटी आ गया तो। मतलब मैं कह रही हूँ, ऑडिट जैसी चीज भी चैट जीपीटी कर सकता है, करेक्ट है। ऑल्दो उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो अगर बहुत छोटे छोटे अगर लूप होल्स हैं जो एकदम ढूंढने पड़ रहे हैं, वहां पे शायद वो फेल हो जाएगा, बट अगर एक सिंपल ऑडिट करना है ना, तो चैट जीपीटी कर सकता है। आ रही क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। तो आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे एम्प्लॉयमेंट छीन जाए, आपको एम्प्लॉयमेंट और बढ़ानी है, और साथ में आपको एंटी सोशल जो काम है वो भी आपको, एंटी सोशल प्रैक्टिसेस भी आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। जस्ट सेकेंड। क्लियर है? बहुत अच्छे से। यस, नेक्स्ट इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स।
ह्यूमन बीइंग सबसे बड़ी एसेट होती है, ह्यूमन रिसोर्स आर द बिगेस्ट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप ध्यान रखो कि उन एम्प्लॉयज का मेरे साथ मार्क करते रहो, ठीक है। डेवलपमेंट होना जरूरी है, उनको सही अच्छी तरीके से ट्रीट करना जरूरी है, और उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। बस 3 चीजें करनी है। उनका डेवलपमेंट होगी, भाई कोई कंपनी में आप ज्वाइन करो तो आप थोड़ा अच्छा डेवलप प्रोफेशनल बन के बाहर निकलो, उनको सही तरीके से ट्रीट करो, उन पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उनको गलत तरीके से उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए कि कोई मैनेजर आया गाली बक के चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ में आप उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराओगे, करेक्ट है। तो ये हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। आखिरी ऑब्जेक्टिव है नेशनल ऑब्जेक्टिव। हर कंट्री की कुछ नेशनल नीड्स होती है, नेशनल एस्पिरेशंस होती है, ठीक है। जैसे कंट्री ने, मोदी गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ पॉलिसीज बनाए, प्लान्स बनाए, तो आप ऐसा काम करो जिससे वो प्लान्स और पॉलिसीज की जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो, करेक्ट है। मतलब आप नेशनल प्रायोरिटी के हिसाब से गुड्स एंड सर्विस बनाओ। एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ मैं, एग्रीकल्चर को इनिशियली टैक्स फ्री क्यों किया था पता है? क्योंकि हमारी कंट्री में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो हर कोई इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन में घुस गया था कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस करना बंद कर दिया था, ठीक है। फार्मर्स को कम, मतलब फार्मर्स की कमी होने लग गई थी, देयर वर लेस नंबर ऑफ फार्मर्स अवेलेबल, तो इसलिए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स फ्री किया, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग वापस खेती बाड़ी करना शुरू करें। आ रही बात समझ में? तो नेशनल प्रायोरिटी जो है आप उस हिसाब से प्रोडक्शन करो, ना कि अपने मन के हिसाब से। ये आपका एक नेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। और दूसरा, आप सभी टाइप के लोगों को काम करने की अपॉर्चुनिटी दो। मतलब रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ही क्यों आया था? क्योंकि पहले कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, करेक्ट है। तो अगर नेशनल प्रायोरिटी है कि सबको इक्वली ट्रीट करना है, कास्ट बेस्ड ट्रीटमेंट नहीं करना है, तो ये आपका नेशनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप अगर किसी को जॉब दो तो वो फेयरली दो, मतलब बिना डिस्क्रिमिनेशन दो। अगर किसी को कोई कॉलेज में एडमिशन दे रहे हो तो उसको बिना डिस्क्रिमिनेशन के दो। ये नेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर है सबको? यस, ठीक है। तो नेशनल प्रायोरिटी के हिसाब से प्रोडक्शन करना है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको सबको इक्वली ट्रीट करना है। क्लियर है? यस। तो हमने 4 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। हमने पहले पढ़ा ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा सर्वाइवल एंड ग्रोथ। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा सोशल में हमने पढ़ा कि एंटी सोशल कुछ नहीं करना है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। तीसरा हमने पढ़ा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, जिसमें डेवलपमेंट करना है, एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट करना है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराना है। चौथा हमने पढ़ा नेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको नेशनल प्रायोरिटीज के हिसाब से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और साथ में सबको मौका देना है, सबको अपॉर्चुनिटी देनी है। क्लियर है? यस, है ना। अब हमारा एक ऑब्जेक्टिव बाकी इकोनॉमी, उसके बाद कंस्ट्रेंट्स और फिर हम प्रोडक्शन फंक्शन करेंगे। तो कल हम लोगों का ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। कल हम लोग टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट करने वाले हैं। तो कल हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। तो कल आप सभी के बच्चों को लेक्चर को अटेंड करना है। यस, ठीक है, डन है ना। फिर कल हम ये टॉपिक खत्म करके और फिर मंडे से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शुरू करेंगे। डन है ना? यस, चलो, ऑल राइट, ओके गाइस, डन। 25 मार्च तक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। BCQ इज गोइंग टू टेक 1 वीक, है ना। तो 25 मार्च तक मोस्ट लाइकली हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। डन, ऑल राइट, चलो गाइस। तो आज की सभा समाप्त। हम लोग मिलेंगे अब कल सेम टाइम पर। कल भी हम लोग 1:15 से 2:15 ही मिलने वाले हैं। और परसों सैटरडे को हमारा लेक्चर नहीं रहेगा। कल हम लोग 1:15 से 2:15 मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।